कितना फायदा होता है। मैं सर पे गीला कपड़ा ऐसे करवाती हूँ और फिर वूलन कुछ भी मोटा सा ऐसे बनवा देती हूँ और वो 40-45 मिनट रखते हैं। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा टाइम के लिए बात हुई है, बट मैंने उतने ज्यादा टाइम के लिए बांधा नहीं। हाँ, 2 बार जरूर बंधवाया है, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसा जरूर किया। तो आप लोग थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखिए। अब जैसे मैं अगर मैंने उस दिन खांसी आई तो मैंने गले में बांधी थी, बड़ा आराम आया, फिर मैं रेगुलर ना बांधूं तो मेरे बेवकूफ ही है, मैं नहीं बांध रही हूँ रेगुलर अपने लिए, तो वो प्रॉब्लम करता है। और कोविड में मैंने चेस्ट पे बांधा अपने आप से और उसके रिजल्ट्स भी मुझे मिले। शरीर में विजातीय विष की अधिकता होने पर रोगी को घबराहट, कहाँ थे हम, 1 मिनट, 3 से 6 घंटे प्रयोग किया जाता है। रोगी की अवस्था अनुसार पट्टी की समावधि को बढ़ रहे दमा रोग में ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन लोग नहीं बांधते, उनको इतना डर है कि मैं क्या ही बताऊं, और कभी कभी बढ़ गया, ये हो गया, ऐसा करके। वहीं जल की गर्म पट्टी का प्रयोग इस रोग में लाभकारी प्रभाव रखता है। शरीर में विजातीय विष की अधिकता होने पर रोगी को घबराहट, असहजता, भारीपन, आलस्य, अनिद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्था में गर्म जल की पट्टी का प्रयोग लाभकारी प्रभाव रखता है। सिर पर इस पट्टी को देने से, अच्छा, तो अब या फिर हम इसको ऊनी सूती पट्टी कहेंगे या फिर हम गर्म पट्टी कहेंगे, ये बात क्लियर है ना, कि हम गीली पट्टी अंदर बांध रहे हैं, उसके ऊपर जब हम ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं, बाहर की हवा आनी बंद हो गई, तो हम उसको आज आप बड़ी मम्मी को बुला लेते हैं ना, उसके लिए सब तो उसके ऊपर जब हम बांध देते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो हम उसको गर्म पट्टी कह रहे हैं, ठीक है, ठंडी पट्टी नहीं कह रहे। तो आइदर वो ऊनी सूती पट्टी है, आइदर वो गर्म पट्टी है। जो ठंडी पट्टी होगी उसको हम खुला छोड़ेंगे, ठंडा पट्टी भिगो करके रखा, फिर बार बार भिगो के रखा, जैसे हम बुखार में करते हैं, है ना, तो वो है ठंडी पट्टी। सिर पर इस पट्टी को देने से दर्द, जकड़न, भारीपन में लाभ मिलता है। हम इसी प्रकार छाती पर इस पट्टी को देने से फेफड़ों में स्थित विष बाहर निकल जाता है एवं दमा व पुरानी खांसी में रोग को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पेरू अर्थात उदर प्रदेश पर यह पट्टी देने से पेट से संबंधित अनेक रोग बहुत आसानी से दूर हो जाते हैं। महिलाओं के विभिन्न रोगों में यह पट्टी लाभकारी प्रभाव रखती है। इस पट्टी के प्रयोग से अनिद्रा रोग में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में गर्म जल की पट्टी के प्रयोग से शरीर निरोगी, हल्का एवं ऊर्जावान बनता है। ठीक है, गर्म जल की पट्टियां एक रोगी पर प्रयोग करने के तुरंत बाद दूसरे रोगी को प्रयोग नहीं करनी चाहिए। गर्म जल की पट्टी को प्रयोग करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पट्टी को प्रयोग करने से पूर्व अच्छी प्रकार धोकर एवं भलीभांति धूप में सुखाने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। ये आज ही हम लोगों ने, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाई है, आज ही मैंने अपने एक पेशेंट को दी है, उनको बड़ा अच्छा भी लगा। पता ही नहीं होता है लोगों को, नेचुरोपैथी सेंटर्स में भी चिकित्सा नहीं होती इस तरीके की, और होती भी है तो सिखाते नहीं है। गीली चादर लपेट के नाम से ये स्पष्ट होता है कि इसमें गीली चादर को लपेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस लपेट में सूती चादर का प्रयोग किया जाता है। गीली चादर लपेट के प्रयोग करने से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही गीली चादर की लपेट से संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं एवं नाड़ियां भी मलहीन एवं स्वच्छ बनती है। शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित बनाने में गीली चादर की लपेट महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। गीली चादर की लपेट के प्रयोग के संदर्भ में डॉक्टर ल्यूकस का वर्णन आता है। इसके उपरांत जर्मनी के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक विंसेंट फ्रेक्सनिस द्वारा इस लपेट का प्रयोग कर अनेक रोगों को स्वस्थ बनाया गया, क्योंकि गीली चादर की लपेट एक लाभकारी एवं दुष्प्रभाव रहित रोगोपचार विधि है। अतः वर्तमान समय में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपचार में गीली चादर की लपेट का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। जिज्ञासु पाठकों, गीली चादर की लपेट के महत्व एवं लाभकारी प्रभाव को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी विधि को जानने की जिज्ञासा अवश्य बढ़ गई होगी। अतः अब गीली चादर की लपेट की विधि पर उपचार करते हैं। ये मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया है, तो वो वैसा ही है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ, है ना। और ये मैं आपको ये देखिए वैसा ही है लगभग, दिख रही है, वैसे ही लपेटा हुआ है हमने पेशेंट को। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं वो
इनको भी यही प्रॉब्लम थी, मतलब एंजाइटी, सोमनिया। चिकित्सीय उपचार हेतु बेड अथवा तथा 6 फीट लंबी सूती चादर, 2 ऊनी कंबल से ढीला बनाए रखने की छोटी तौलिया, सामान्य तापक्रम का जल तथा मग आदि। जल का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, समय अवधि 30 मिनट से प्रारंभ करते हुए 8 घंटे तक। गीली चादर की लपेट के लिए सर्वप्रथम चिकित्सीय मेज पर अथवा 2 ऊनी कंबल बिछा दिए। ये मैंने आपको वीडियो दिखाया है। तत्पश्चात सूती चादर को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर एवं निचोड़कर इन कम्बलों के ऊपर बिछा दिया जाता है। अब रोगी के सिर को कैसे भाई हैं देते हैं एवं रोगी के बाह्य वस्त्रों को अंधेरे में जा नहीं सकते चादर के ऊपर लिटा दिया जाता है। रोगी को मेज पर पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में अर्थात शवासन में लिटा दिया जाता है। अब गीली सूती चादर को रोगी के संपूर्ण शरीर को अच्छी प्रकार लपेटते हैं। लपेट का प्रारंभ रोगी के पैरों से किया जाता है। रोगी के दोनों पैरों पर गीली चादर की लपेटने के उपरांत दोनों चादर में अच्छी तरह लपेट देते हैं। इस प्रकार रोगी को कमर, पेट, कंधे और गर्दन तक के भाग में चादर से लपेट दिया जाता है। यहाँ से हमने आपको वीडियो दिखाया था, कंधे से ऐसे ऐसे लपेट देंगे सारा, पैरों में ऐसे रैप कर देंगे, कंबल को दोबारा ऊपर पलट देंगे। यहाँ पे हवा ना जाए तो उसका कोई कपड़ा या टॉवेल लगा देंगे और सिर पे पानी डालते रहेंगे। तो उसमें भी हमारी वीडियो में भी सिर पे पानी डाल रहे हैं और नीचे एक टब लगा दिया जिसमें पानी गिरता है। इसी प्रकार रोगी को कमर, पेट, कंधे एवं गर्दन तक के भाग को चादर में लपेट दिया जाता है। चादर को पैरों से लेकर गर्दन तक इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वायु का आवागमन बाहर से अंदर एवं अंदर से बाहर की ओर ना हो सके। वायु के आवागमन को अवरुद्ध करने के लिए कंबलों को ऊपर से मोम जाने से ढक दिया जाता है। गीली चादर को भली भांति लपेटने के उपरांत ऊनी कंबल को ऊपर से लपेटना प्रारंभ करते हैं। रोगी को पैरों से लेकर गर्दन तक चादर के ऊपर 1-2 कंबल लपेटते हैं। कंबल को लपेटने के उपरांत रोगी के सिर एवं माथे पर ठंडे जल से भीगा तौलिया रख दिया जाता है। इस अवस्था में यदि संभव हो तो रोगी के सिर पर ठंडे बहते जल की धारा की व्यवस्था करते हैं। कमजोर रोगी को शरीर में अधिक पसीना लाने के लिए रोगी के पैरों के नीचे गर्म जल की बोतल भी रख दी जाती है। वो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो बीच में हम हॉट वाटर बैग रख देते हैं। उपरोक्त विधि पूर्वक रोगी को लपेट देने से 5 मिनट रोगी को सिर्फ 5 मिनट ठंड की अनुभूति होती है। उसके पश्चात शरीर गर्म होने लग जाता है, पसीना आने लगता है। सिर पर रखा तौलिया गर्म होने पर उसे बदलकर ठंडे जल में भिगोकर दूसरा तौलिया सिर पर रख देना चाहिए। इस अवस्था में रोगी को अच्छी व सुखद अनुभूति होने लगती है, उसे नींद आने लगती है। विधि पूर्वक गीली चादर की लपेट देने पर अधिकांश रोगियों को नींद आ जाती है। नींद की इस अवस्था में शरीर को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है एवं शरीर से अधिकतम मात्रा में विजातीय विषयों का उत्सर्जन होता है। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर रोगी के ऊपर से पहले सावधानी पूर्वक कंबल को हटाते हैं। धीरे धीरे गीली चादर की लपेट को खोल देते हैं। ठंडे जल से भीगे तौलिए को रोगी को शरीर का स्पर्श करते हुए पसीने को पोंछ देते हैं तथा इसके उपरांत ठंडे व सामान्य जल के तापक्रम को जल से संपूर्ण शरीर का स्नान करते हैं। रोगी को स्पंज बाथ एवं स्नान काल में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के शरीर पर हवा का झोंका कदापि न पड़े। स्नान के उपरांत रोगी को पुनः गर्म कंबल में आराम करना चाहिए। निर्देश देना चाहिए, गर्म कंबल में आराम करने से शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। गीली चादर की लपेट कमरे के अंदर या अतिरिक्त धूप में भी दिया जा सकता है। धूप में लपेट देने से और भी प्रभावी एवं लाभकारी हो जाती है, किंतु धूप में इस लपेट को अधिकतम 40 मिनट तक ही देना चाहिए एवं अधिक कमजोर व रोग की तीव्र अवस्था में गीली चादर की लपेट कमरे के अंदर ही देनी चाहिए। रोग में लाभकारी प्रभाव गीली चादर की लपेट मूल रूप से शरीर में उपस्थित विषों को त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की जीवनी शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। गीली चादर की लपेट शरीर में निम्नलिखित प्रभाव डालती है। अब देखिए कितने, जैसे लीवर के आपको अगर लीवर का फंक्शन पढ़े वो खत्म ही नहीं होते, वैसे बेडशीट पैक और मेरे तजुर्बे से 1%, ओनली 1% लोगों को नुकसान होता है। अगर हम 100 देंगे तो एक व्यक्ति कहेगा कि हमको नुकसान हुआ, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल भी है और उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, अदरवाइज नुकसान नहीं होता। और वो भी ऐसा होता है कि इंस्टेंटली आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो वो तो हर चीज के लिए पेशेंट कह देता है। तो पढ़ती में बहुत सारे लिखे हुए हैं। गीली चादर की लपेट पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ाती है, यकृत स्वास्थ्य सक्रिय बनाती है, भूख अच्छी लगती है, कब्ज अपच दूर होता है। जबकि नहीं लगता, ऐसा लगता है पेट पे काम करो तभी होगा, ठीक।
मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ती है, पेशियों से संबंधित दर्द में भी आराम मिलता है, श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ती है, स्वेट ग्लैंड्स, इसके प्रभाव से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व स्वेट के रूप में अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों में लाभ मिलता है। शरीर में कोशिकाओं की जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा की झुर्रियां समाप्त होती हैं। त्वचा के नीचे स्थित अतिरिक्त वसा पिघलती है, फैट डिसॉल्व होता है, जिससे शरीर का अनावश्यक बढ़ा हुआ भाग संतुलित होता है। रक्त स्वच्छ एवं मलहीन बनता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है एवं हृदय को बल मिलता है। सभी प्रकार के बुखार में लाभकारी प्रभाव रखती है। गीली चादर की लपेट से के प्रभाव से पुनः जीर्ण ज्वर रोग में तुरंत लाभ प्राप्त होता है। रक्तों पर किडनी पे भी देखिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यूरिन बनने की क्रिया तीव्र होती है, कोई भी अवरोध हो यूरिन से रिलेटेड दूर होता है। न्यूरॉन्स में स्थित जो मल है वो बाहर निकलता है ना, मतलब नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, स्नायु स्वस्थ होता है, सक्रिय बलवान होता है, अर्थात शरीर का तंत्रिका तंत्र स्वस्थ बनता है। साइटिका रोग में लाभकारी है। कहाँ हम लोग इलाज ढूंढते हैं और कहाँ इलाज बैठा है। शरीर की चयापचय दर संतुलित होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, शरीर ऊर्जावान बनता है। गीली चादर की लपेट से मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, अवसाद आदि मानसिक रोग दूर होते हैं तथा लोगों को अच्छी सकारात्मक अनुभूति होती है। गीली चादर की लपेट अनिद्रा रोग में विशेष लाभ देती है। रोगों में निषेध व सावधानियां, क्या करना चाहिए? गीली चादर कब नुकसान कर सकती है उसको ज्यादा जानना जरूरी है। तो इन सावधानियों का पालन करना चाहिए। रोगी को 2 से 4 ग्लास सामान्यतः गुनगुने तापक्रम का जल पिलाकर ही लपेट देनी चाहिए। रोगी को अवसर अनुभव होने पर लपेट काल के मध्य में जल पिलाया जा सकता है। ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना पानी पिला दोगे तो 45 मिनट नहीं रुक पाएगा कोई, उसको यूरिन आने लगता है, क्योंकि आप लपेट रहे हो, तो उसको थोड़ा पानी पिलाइए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है पेशेंट को लेकर के, कि आप इसकी मेहनत से बांधेंगे और मुश्किल से आधे घंटे में 15 मिनट में बोलने लगेगा मुझे बाथरूम जाना है, तो और एक बार उसकी बॉडी पे हवा लग गई तो वो ट्रीटमेंट उतना बेकार हो जाता है। तो आप उसको पहले दिन भर में पानी पीने को कहिए, 1.5 घंटे बाद जब वो आया है तो उसको थोड़ा पानी 1 कप पर्याप्त है, ज्यादा नहीं पिला सकते आप, क्योंकि सर पे भी आप पानी डाल रहे हो ठंडा, बॉडी से रैप भी कर रहे हो, तुरंत यूरिन का फीलिंग आता है। रोगी के सिर को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर लपेट देनी चाहिए। अब लपेटते समय रोगी के सिर पर ठंडे जल का तौलिया अवश्य रखना चाहिए। लपेट काल में तौलिया गर्म होने पर पुनः ठंडे जल में भिगोकर सिर पर रखना चाहिए। तो हम लोग पानी यहाँ से कंटिन्यूअस डालते ही रहते हैं और भिगोते रहते हैं और नीचे टब लगाते हैं। कमजोर एवं वृद्ध रोगों को शरीर की लपेट से सूखी मालिश व दूध स्नान से गर्म करने के उपरांत लपेट देनी चाहिए। कमजोर रोगी के हाथों को चादर लपेट से बाहर भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, जैसे मान दो उलझन हो रही, आप प्लीज खोल दीजिए, तो उनके हाथों को ऊपर से बाहर कर दीजिए, यहाँ से बांध दीजिए और एक सूखी तौलिया लपेट दीजिए, तो कम से कम बाकी वाइटल ऑर्गन्स पे अपना काम होता रहेगा। ऐसा भी किया जा सकता है तो उनको थोड़ा अच्छा फील होता है। दूसरा, शरीर अगर ठंडा पड़ा हुआ है, उसको ठंड लग रही है, तो गीली चादर की लपेट नहीं देंगे, या उसके पहले आप थोड़ा सा उसकी बॉडी को गर्म कर देंगे। तो गर्म करने में एक प्रैक्टिकल बात मैंने ये देखी कि कुछ लोगों ने स्टीम बाथ लेने के बाद किया, ये कहीं नहीं लिखा है, जबकि स्टीम बाथ का ही ऑल्टरनेट है, लेकिन लोगों ने हमें ऐसा फीडबैक दिया कि मैम उसके बाद बहुत ज्यादा आराम आता है। जबकि हमने जब गर्म करने को कहा बॉडी को, तो हमने धूप में, क्योंकि सब जगह लिखा था, तो हमने धूप में बैठने को कहा कि भाई थोड़ी देर तेज धूप है, आप धूप में बैठ के आइए, उसके बाद देंगे। तो स्टीम बाथ लेने के बाद भी लोगों ने ये इसको अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद भी फायदा उनको फील होता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, मिर्गी से ग्रस्त, त्वचा से में गहरा घाव, मानसिक तनाव एवं अवसाद से ग्रस्त रोगी एवं रोग की तीव्र अवस्था में लपेट नहीं देनी चाहिए। शरीर के किसी भाग में सूजन होने पर भी ये लपेट सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी, मिर्गी से ग्रस्त, त्वचा में गहरा घाव, मानसिक तनाव एवं अवसाद, ये डिपेंड करता है कि तीव्र रोग है कि नहीं, मतलब कितना एक्सट्रीम है। अदरवाइज हम नहीं देंगे तो ठीक कैसे करेंगे, तो मॉडरेट दे करके उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। रोगी की क्षमता अनुसार ही समय निर्धारित करते हुए लपेट देनी चाहिए। अब लपेट काल में रोगी को घबराहट या बेचैनी होने पर लपेट खोलकर स्नान कराना चाहिए। महिलाओं को मासिक रक्तस्राव काल में लपेट नहीं देनी चाहिए। अब गर्भावस्था काल में भी
भी ये लपेट नहीं देनी चाहिए। रोगावस्था में लपेट दे सदैव योग्य एवं कुशल चिकित्सक के निर्देशन में देख में ही लेनी चाहिए। स्नान के बारे में पढ़ते हैं। कमर स्नान, मेरुदंड स्नान, शीर्ष स्नान, पाद स्नान, इमर्शन स्नान। कमर स्नान, कमर मतलब कटी, इसलिए इसको कटी स्नान कहते हैं। तो उसे कमर के नीचे का स्नान मान लिया जाता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में कटी का अर्थ कमर के नीचे का भाग न होकर नाभि के नीचे का भाग होता है। इसमें कटी स्नान में नाभि के नीचे से लेकर जांघ आदि के निचले हिस्सों को धोया जाता है। इस स्नान को कटी स्नान, पेड़ू स्नान आदि नामों से जाना जाता है। पेड़ू का स्नान घर्षण युक्त होना आवश्यक है, इसलिए इस स्नान का नाम घर्षण स्नान है। क्या क्या चाहिए? टब, छोटा स्टूल, छोटा तौलिया, कंबल, पानी, जल का तापमान। कटी स्नान में प्रयोग में लाए जाने वाले जल का तापमान शरीर के तापमान से कम रहना चाहिए, तभी जल का प्रभाव शरीर पर होगा। गर्मी के दिनों में भी जल का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा सर्दियों में 70 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठंडे जल का तापमान बढ़ाने के लिए उसमें अलग से गर्म पानी मिला देना चाहिए। कटी स्नान करने का समय। कटी स्नान प्रारंभ में 5 मिनट से शुरू करके प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 15 मिनट तक किया जा सकता है। बच्चों एवं कमजोर व्यक्तियों को 5 मिनट से अधिक नहीं लेना चाहिए। प्रातः खाली पेट कटी स्नान करना चाहिए। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। बहुत सारे बड़े बड़े सेंटर्स में हर बाथरूम में एक कटी स्नान का टब होता है और उसमें आप सुबह 5 मिनट बैठ लें और पेट पे फ्रिक्शन बात करके फटाक से कपड़े पहन के टहलने निकल जाए। ये हम जब कभी इंटर्नशिप करने गए या मिलने गए तो ये हम भी किया हमने और हमें बड़ा अच्छा फील हुआ। और घर में तो हालांकि है, लेकिन मैं कुछ दिन बीच में करती रहती हूँ ये सब अपने ऊपर महसूस करने के लिए, लेकिन कभी बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि कितना इंच पेट अंदर जाएगा, क्या है वो कहना मुश्किल है। कटी स्नान करने की विधि। टब में इतना पानी भरें कि टब में बैठने पर पानी ऊपर नाभि तक एवं नीचे आधी जंघाओं तक आ जाए। ऐसा नहीं छप छप हो या बाहर गिरे, इसलिए 1/4 पानी ही भरते हैं, मतलब 1 बाल्टी। ऐसे देखने को तो लगता है कि कितना पानी वेस्ट होता होगा, इतना बड़ा भरेंगे, ऐसा नहीं। आप 1 बाल्टी पानी इसमें डालिए, जब बैठेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, आपके नाभि तक पानी गिरना है नहीं। जैसे आराम से कुर्सी पर बैठते हैं बैठ जाएं, दोनों पैर टब के बाहर चौकी पर किसी ऊंची चीज पर रख लें। इसके सामने स्टूल होगा जिसके ऊपर पैर रख लें और रोएदार तौलिए से पेट पर बाएं से दाएं अर्धचंद्राकार घर्षण करें। कटी स्नान के बाद शरीर में गर्मी लाने के लिए 15 से 20 मिनट टहलें, व्यायाम करें अथवा कंबल ओढ़कर लेट जाएं। यदि कमजोरी अधिक हो तो सिर को छोड़कर टब सहित पूरे शरीर एक कंबल से ढक लें। कटी स्नान करने में टब से पीछे से पीठ को बीच हिलाते रहें। इस शरीर में स्नायु में रक्त संचार होगा, फलस्वरूप शरीर में चेतना फुर्ती आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। साधारण सी दिखने वाली इस क्रिया का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। यदि कहा जाए कि कटी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम होने के कारण टब में बैठते ही पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी कम होकर, अच्छा क्या हो रहा है देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में व्यवहारिक फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, एक तो इसको कहा कि संजीवनी बूटी है, फिर क्या कर रहे हैं, जब हम बैठे तो टेम्परेचर कम है क्योंकि हम तो सादे पानी में बैठ रहे हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपना है। जब हम बैठे तो पेट का टेम्परेचर कम होने की वजह से बॉडी ने उसके अगेंस्ट गर्मी लाने का काम किया और गर्मी कम है तो पूरा पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिससे कई अंग, जैसे कंट्रैक्शन होने से क्या हुआ, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ब्लड फ्लो उन जगहों पर दूसरे ऑर्गन्स में बढ़ गया और वो पर्याप्त मात्रा में पाचक रसों को स्रावित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पाचन तंत्र की मजबूती के साथ साथ जीर्ण, कब्ज आदि रोगों की जन्नियां उससे भी छुटकारा मिल गया। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी में भी पानी का स्पर्श होने के कारण स्नायु रोग भी दूर हो जाते हैं। छोटी या बड़ी आंच के अधिकांशतः सभी रोग कटी स्नान से दूर हो जाते हैं। पेड़ों के अतिरिक्त गर्मी के फलस्वरूप मल में जो स्वाभाविक नमी होती है वह सूख जाती है, जिसके कारण मल आंत में सूखकर खड़ा हो जाता है। इसी अवस्था को जीर्ण कब्ज या कोष्ठबद्धता कहते हैं। कटी स्नान से पेट की अतिरिक्त गर्मी पानी में निकल जाती है और कब्ज से मुक्ति मिलती है। दर रहित पेड़ों की पुरानी सूजन में विशेष लाभकारी है। पीलिया रोग में स्टीम बाथ के तुरंत बाद
2 से 3 मिनट का कप स्नान करने के उपरांत पूर्ण स्नान करने से पित्त पर्याप्त मात्रा में निकलने लगता है, एम्पीरिया समाप्त हो जाता है। एक्जिमा में कटी स्नान अत्यंत लाभकारी है। नियमित कटी स्नान करने से शरीर की जीवनी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जैसे कैंसर, लकवा, क्षय यानी टीबी जैसे भयंकर रोगों से बचाव होता है। कटी स्नान जनेंद्रियों की दुर्बलता एवं के पतलेपन को दूर करता है। तो बहुत बार हमने जब ये बात सजेस्ट किया तो बहुत सारे मेल्स का फीडबैक आया कि उनको जो सेक्सुअल थोड़ी थोड़ी वीकनेस हो रही थी उसमें भी उनको फायदा हुआ, ऐसा उन्होंने महसूस किया, क्योंकि हमने उस बिहाफ पे ट्रीटमेंट नहीं लिखा था, ट्रीटमेंट किसी और कारण से लिखा गया था। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट आता है। बवासीर, आंत, गर्भाशय की रक्तावस्था की स्थिति में कटी स्नान अत्यंत हितकारी है। बच्चों को कटी स्नान करने से उनकी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को तो सोते समय बिस्तर पर पेशाब करना एक ऐसा रोग है जिससे बच्चों में इस रोग के अलावा हीन भावना आनी प्रारंभ हो जाती है। इन बच्चों को यदि नियमित कटी स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों में रोग से छुटकारा मिल जाता है। कटी स्नान खाली पेट ही है। कटी स्नान ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ ठंडी हवा के झोंके ना आ रहे हो। पानी और शरीर का तापमान समान नहीं होना चाहिए, है ना। पानी पता चला आपने ल्यूकवार्म कर दिया और बॉडी का टेम्परेचर भी ल्यूकवार्म है, ठीक है, सो के उठे हैं आप, बेकार हो गया, कुछ भी काम नहीं आएगा। और अगर बहुत गर्मी है तो आपका शरीर भी गर्म है तो आपको उस पानी में कुछ ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब बर्फ मिलानी चाहिए। कटी स्नान लेने के 1.5-2 घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए। न्यूमोनिया, गठिया, दमा, साइटिका के तीव्र दर्द में कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, साइटिका पेन क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये गठिया क्या है, मोड़े पीठ अपने बैठने के लिए तो नुकसान हो जाता है, तो पहले उन चीजों को ठीक कर लें। अपेंडिक्स, गर्भाशय, मूत्राशय, बढ़िया जनेंद्रियों के विभिन्न अवयवों की नई सूजन तथा हृदय रोग की खराब स्थिति में कभी भी ठंडे पानी से कटी स्नान नहीं देना चाहिए। सही बात है, तो गर्म पानी का यूज करना चाहिए। पहले दिन भी अधिक ठंडे जल से कटी स्नान नहीं कराना चाहिए, बल्कि प्रथम 2-3 दिन सामान्य जल, शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान का जल प्रयोग करें। तत्पश्चात क्रमशः प्रतिदिन जल के तापमान को कम करते जाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सीधे आइस वाटर थेरेपी आजकल बड़ी चल रही है, लोग देख रहे हैं, है ना। हाँ, और कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी हमारी किताबों में मेंशन है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत बर्फ में आपको दिखा दिया जाए जैसा रील दिखा रहे हैं। तो बहुत बार पेशेंट जाकर के हमसे कहते हैं अरे हमको तो नुकसान हो गया, हमारी तकलीफ बढ़ गई, ठीक है। अभी कल ही एक पेशेंट था, बोल रहा है कि नहीं हमको दर्द थोड़ा बढ़ गया है, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपको गर्म पानी में बैठना चाहिए, तो उतना गर्म आपने नहीं लिया या हमने नहीं लिया, दोनों बातें हैं। तो ऐसे करके अचानक से आप नहीं कर सकते। मेरुदंड स्नान क्या है? स्पाइनल बाथ, है ना। तो स्पाइनल बाथ क्या है? ये शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारी सभी नाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई कमजोरी या प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। वह शरीर की सूचना व संचार व्यवस्था प्रभावित होती है और पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। डॉक्टर को चेक करवाने के साथ यदि अन्य पद्धतियों से इलाज किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे मेरुदंड स्नान। स्पाइनल बाथ क्या होता है आपने देखा, कभी कभी हम बच्चों का टब जिसके घर में होता है उसमें भी सजेस्ट कर देते हैं, ये बच्चों का टब ही है, देखिए कितना क्यूट सा। तो ये सर बाहर है और पैर बाहर है, स्पाइन सिर्फ आपकी उसमें लगी हुई है। स्पाइनल बाथ मेरुदंड स्नान के लाभ क्या होते हैं? मेरुदंड स्नान का पहला लाभ ये है कि तनाव दूर हो जाता है, अक्सर टब में लेटे नींद आ जाती है। मेरुदंड स्नान से बीपी नॉर्मल हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, नर्व सिस्टम शक्तिशाली हो जाता है, स्नान से याददाश्त अच्छी हो जाती है, पेट की सारी गंदगी, गैस टब में लेटे लेटे ही बाहर निकल जाती है, शरीर को आराम मिलता है। बुखार यदि है तो कम हो जाता है, बुखार के समय लेटे पेट व सर के ऊपर नीली पट्टी बांधे, पीछे स्पाइन में तो ठंडा पानी है ही है, और अगर आपको खांसी जुकाम है तो गर्म पानी में लेते हैं, तो पर स्पाइन पे सिर्फ पानी रहने से वहाँ की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमेशा मेरा ये मैसेज रहता है कि अपने बाथिंग के तरीके बदलें और स्वस्थ हो जाएं।
ये स्नान किसी भी समय लिया जा सकता है, 15 मिनट से 30 मिनट तक। ये स्नान उत्तर भारत के अप्रैल नवरात्रों से लेकर दिवाली तक के मौसम में ठीक रहता है। सर्दियों में मिर्गल को स्नान लेने के बाद पूरा स्नान करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आधा शरीर ठंडे पानी में आधा बाहर होने से डबल टेम्परेचर के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में टॉक्सिन बाहर निकलने के कारण शरीर और बगलों में से स्मेल आने लगती है। स्नान भोजन से पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है। ज्यादा सर्दी में बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी में महिलाओं की माहवारी के दिनों में स्नान नहीं लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर पेट में दर्द है, क्रैम्प्स है, तो सिर्फ हॉट फर्मेंटेशन होना चाहिए, वो भी ऊपर पेड़ों के पास। बाकी बॉडी को अपना काम खुद करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो किया जा सकता है वो मसाज की जा सकती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट रखना चाहिए, थोड़ा बहुत पेट को ठीक रखना चाहिए। तो अजवाइन वगैरह जो खाते हैं, ट्रीटमेंट 3 दिन के लिए स्टॉप करना चाहिए। ये नहीं कि रोगी ही स्नान ले। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी ये स्नान लेता है तो जाने कितनी अनएक्सपेक्टेड आने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब मैं लेटे लेटे गीली पट्टी पेट पर और सिर पर रखने तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसा मैं कराती हूँ कभी कभी पेशेंट्स को। यदि पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो टब के बाहर पैरों में गुनगुने पानी से रखा जा सकता है। इसके साथ खान पान सुधर जाए तो क्या करना। ये पीठ दर्द एवं दमा में बहुत कारगर है। इस स्नान में रीढ़ की हड्डी पानी में डूबी रहती है और पैर पानी के ऊपर रहते हैं। पानी का तापमान भी जरूरत के हिसाब से होता है। आजकल स्पाइनल स्प्रे भी सेंटर्स में लगाए जाते हैं। इसमें मोटर की मदद से रीढ़ की हड्डी पर पानी की बौछार कराई जाती है। इसे माइक्रो मसाज होती है और ये एडवांस तरीका है। दरअसल जिन्हें घुटने में समस्या है उनके लिए माइक्रो मसाज काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें घुटनों को मोड़ना नहीं पड़ता। सिप्स स्नान क्या है? सिप्स बाथ क्या है? सिप्स बाथ एक गर्म पानी का स्नान लेने की प्रक्रिया है। सिप्स बाथ एक गर्म पानी का स्नान लेने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सफाई, उपचार एवं रिलीफ के उद्देश्य से किया जाता है। रोगी को टब में बैठने के लिए कहा जाता है। पानी केवल कूल्हों और नितंबों को ढकता है। ठीक है, अभी नेवल तक नहीं आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे एलोपैथ डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। टब में बैठने को कहा जाता है। पानी केवल कूल्हों और नितंबों को ढकता है। पानी में दवा हो सकती है। इसका उपयोग अक्सर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, खुजली व दूर करने के लिए किया जाता है। बवासीर से राहत पाने के लिए बवासीर की सर्जरी के बाद या बच्चे के जन्म के बाद सिट्स बाथ की सलाह दी जाती है। क्यों लिया जाता है? सिट्स बाथ वही है, कपिस्तान का एक टब है जिसमें आपको बैठना है। सिट्स बाथ जननांग क्षेत्र, गुदा क्षेत्र और पेरिनियम के कुछ मुद्दों के इलाज के लिए सफाई में मदद करता है। सिट्स बाथ इन क्षेत्रों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। सिट्स बाथ निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ये इन लक्षणों को आराम देने में मदद करता है। गुदा क्षेत्र में दर्द, बवासीर में दर्द, खुजली या रक्तस्राव होना, बच्चे के जन्म के बाद पेरिनियम की सफाई, पीरियड्स, क्रैम्प्स, सर्जरी के बाद गुदा क्षेत्र की उचित सफाई, प्रोस्टाइटिस की परेशानी के दौरान, प्रोस्टाइटिस की सर्जरी के बाद प्रोस्टाइटिस में दर्द, प्रोस्टेट में दर्द। सिट्स बाथ का तरीका क्या है? सिट्स बाथ 2 तरीकों से किया जाता है। बाथ टब में सिट्स बाथ बाउल का उपयोग करके। टब में सिट्स बाथ लेने के लिए सुनिश्चित करें कि बाथटब को 3-4 इंच गर्म पानी से भरें। कुछ मामलों में डॉक्टर की बजाय ठंडे पानी का उपयोग करने को कह सकते हैं। क्यों? कहीं से अगर हीट कर रहा है कोई चीज, कुछ कट है कोई एनएस पे, तो ऐसी चीजों में बहुत गर्म नहीं, या ठंडा पानी इप्सम सॉल्ट की बात करके डाल सकते हैं, तो पेन किलर का काम करता है। धीरे से आप अपने को बाथ टब के नीचे रखें और टब के तल पर बैठ जाएं। जब पानी का तापमान आरामदायक ना हो तब तक बैठें। जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य, दोस्त, देखभाल करने वाले से मदद मांगे। अगर किसी के जननांग या गुदा क्षेत्र में घाव है तो पानी लगने पर दर्द हो सकता है। ये दर्द धीरे धीरे कम होना चाहिए। रोगी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में उपचार की आवश्यकता है वह पानी के नीचे होना चाहिए। वे उस क्षेत्र को उजागर करने में मदद करने के लिए अपने घुटनों को भी मोड़ सकते हैं जहाँ पानी के संपर्क की आवश्यकता होती है। सिट्स बाथ बाउल। सिट्स बाथ बाउल एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कंटेनर है जिसे टॉयलेट सीट पर रखा जाता है। इस तरह से करें सिट्स बाथ। तो जो कपबोर्ड है उसके ऊपर वो फिट हो जाता है। तो आप जब बैठेंगे, जब आपका काम हो कि आपको सिर्फ सिकाई करनी है, तो वो एक टब, ऐसे गोल टब उसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब जब आप बैठेंगे तो सिर्फ एनएस के पोर्शन में और हिप्स, बटक्स के लेवल पे सिर्फ पानी रहेगा और एनएस की अच्छी सिकाई होगी।
शौचालय के ढक्कन और सीट को उठाएं। शौचालय के रिम पर एक साफ प्लास्टिक 6 बाथ बाउल रखें। सुनिश्चित करें कटोरा मजबूती से जगह पर है, इधर उधर नहीं जाए। 6 बाथ बाउल में एक कंटेनर से गर्म पानी भरें। पानी को पेरिनियम से ढकना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पानी का तापमान आरामदायक हो। पेरिनियम मतलब जेनिटल ऑर्गन्स मेल और फीमेल के, उसके अंदर पूरे जाने चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर पानी में जिप्सम नमक दवा डाली जा सकती है। यह पानी के कटोरे में और आपके शरीर के उस क्षेत्र में प्रवाहित करने देता है जिसका उपचार की आवश्यकता है। कटोरे के पीछे की तरफ एक स्लॉट या छेद हो सकता है, इससे पानी को बाहर निकलने देता है ताकि यह फर्श पर ओवरफ्लो ना हो। यदि कोई छेद नहीं है तो सावधान रहें कि कटोरा बहुत भरा ना हो। 6 बाथ बाउल पर धीरे धीरे बैठा जाए। एक रेलिंग को पकड़ो या जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य, दोस्त या देखभाल करने वाले से मदद मांगो। ये पाकिस्तान हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका फोटो होना चाहिए था पर नहीं है। आप लोग गूगल पे डालिएगा 6 बाथ, तो कम्बोर्ड के ऊपर की भी फोटोज आ जाएंगी। ऑल्दो मैंने शायद अपने घर में किसी के लिए लगाया था तो रिमेम्बर भी मिलता है और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है कम्बोर्ड वाली सीट पर। पानी में 10 से 20 मिनट तक बैठें। पानी को आरामदेह रखने के लिए आवश्यकतानुसार अधिक गर्म पानी डालें। टब या शौचालय से धीरे आपको उठाएं। धीरे धीरे चक्कर आ सकता है, एक रेलिंग को पकड़ो या जरूरत पड़ने पर मदद मांगे। एक साफ तौलिए से गुदा क्षेत्र पेरिनियम और जघनांगों को धीरे धीरे थपथपाकर सुखाएं। इन क्षेत्रों को रगड़े नहीं, हाथ धोएं। यदि सलाह दी जाए तो इन क्षेत्रों पर कोई मलहम या क्रीम लगाएं। प्रत्येक उपयोग के बाद बाथटब या 6 बाथ बाउल को साबुन और पानी से धोएं। 6 बाथ का प्रयोग दिन में 3 बार करें या जितनी बार डॉक्टर की सलाह हो। हमेशा मैं कहती हूँ कि ज्यादा लंबा समय बढ़ाने की बजाय दिन में 3 बार ट्रीटमेंट कर लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। 3-4 दिनों में आपको आराम आ जाएगा, तब 2 बार पे आ जाइए, फिर 1 हफ्ते बाद आप 1 बार पे आ जाइए। तो इस तरह का नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अनलेस की 3-3 घंटे 2-2 घंटे टब में बैठे हैं, वो तर्कसंगत नहीं लगता। और उससे मेरे को जितने लोग मिले हैं, शुरू में भले ही फायदा महसूस हो, बाद में नुकसान लगता है। पाद स्नान में क्या है? इस स्नान के लिए विशेष ये क्या ढूंढ रहा है, देखो। इस स्नान के लिए विशेष पात्र के चौड़े मुंह की बाल्टी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि रोगी के दोनों पैर सुगमता से आ सके। स्नान के पूर्व सिर को अच्छी तरह गीला करके 1 गिलास पानी पी लें। स्टूल पर बैठकर रोगी के, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में। पानी घुटने के नीचे तक रहना चाहिए। रोगी के सिर पर गीला टॉवल रखेंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाएंगे और बॉडी को एक बार रैप कर लेंगे। पसीना आने के बाद ठंडे पानी से तौलिए से स्पंज कर लें या नहला दें। बाद में साधारण जल से स्नान करें। इमर्शन बाथ क्या है? फुल बॉडी बाथटब है। ये अधिकतर होटल्स में भी लगा रहता है, लोग अपने घरों में भी लगवाते हैं। चीनी मिट्टी का भी होता है, लोहे का भी होता है। जो बेचारे गरीब आते हैं हम उनसे ईंटों का ही बनवा देते हैं। इससे मरीज को ठंडा, न्यूट्रल, गर्म, ग्रेजुएट और अल्टरनेट तापमान मिले। ठंडा इमर्शन स्नान, पानी का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस और स्नान की अवधि 15 मिनट या इससे कम। बाथटब में बैठने से पहले मरीज के सिर, उसकी गर्दन और छाती को ठंडे पानी से गीला करना चाहिए और उसके सिर पर भीगा तौलिया लपेटकर इसका बचाव करना चाहिए। इमर्शन का सामान्यकरण करने के लिए मनुष्य को यथासंभव शीघ्रता पूर्वक बाथटब में बैठाना चाहिए। स्नान करते समय स्वयं मरीज या उसके परिचायक को उसका शरीर दूर से रगड़ने से, जोर लगने से ठंड क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि फ्रिक्शन बात साथ में करते हैं, तो जो भी अटेंडेंट है, स्टाफ है, वो पैरों में मसाज करता है क्योंकि जो लेटा है वो थोड़ा सिक है। तो अंडर वाटर हाइड्रोथेरेपी बहुत ज्यादा कारगर है ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स को। तो आइदर व्यक्ति खुद जो है फ्रिक्शन बात करे, पैरों का मूवमेंट करे, हाथों का करे, और अगर नहीं तो कोई दूसरा जो हेल्प कर रहा है वो उसके बॉडी को रब करे। तो वो अगर उसको मरीज को ठंड लग रही है तो स्नान को बंद कर देना चाहिए और मरीज का शरीर शीघ्रता से पूछकर अच्छी तरह पोंछकर सुखा ले, कंबल उड़ा दे, मरीज को थोड़ा व्यायाम करना चाहिए।
पूरे ठंडे इमर्शन स्नान को रोजमर्रा की स्वच्छता संबंधी कदम के रूप में उपयोगी ढंग से अपनाया जाता है। ये स्नान बुखार के दौरान तापमान नीचे लाने में सहायक होता है। मोटापे में और बदहजमी के दौरान भूख बढ़ने के लिए ये स्नान करने की सलाह दी जाती है। स्नान के रक्त संचार में वृद्धि होने से त्वचा दिखती है, तंत्रिकाओं के सिरों पर कार्यक्षमता बढ़ोतरी होती है। इस उद्देश्य से स्नान करते समय इसकी अवधि 3 सेकंड से 15 सेकंड होती है। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता कि ये 15 सेकंड के लिए कौन ही पूरा टब भरेगा, ये तो तर्कसंगत नहीं है ना। हम 40 मिनट्स का ट्रीटमेंट देते हैं, कम से कम 20 से 40 मिनट का। छोटे बच्चों को, बूढ़ों को ये स्नान नहीं करना चाहिए। पेरिटोनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एंड्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, एफराइटिस आदि की वजह से होने वाली ठंडी लकड़ बुखार में ये स्नान नहीं करना चाहिए। रक्त में चाहिए करना नहीं ये स्नान। इसको क्या कहना चाहिए? अच्छा, फुल बॉडी इमर्शन बाथ भी गर्म दिया जा सकता है, ठंडा दिया जा सकता है। तो मेरी भाषा में समझे, जब डिप्रेशन, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, तो हम ठंडा फुल बॉडी इमर्शन बाथ देंगे, ठंडे पानी में रहने को करेंगे। अगर आर्थराइटिस है, पेन है, कफ है, बॉडी मूवमेंट स्टिफ है, तो हम गर्म पानी के टब में बिठाएंगे और गर्म पानी बढ़ाते जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में सर को हम पहले भिगा लेंगे, गर्दन में और चेहरे पर हम पहले पानी डाल लेंगे, तब हम टब के अंदर प्रवेश करेंगे। फुल बॉडी इमर्शन बाथ तो 2 तरीके का है, और पानी का तापक्रम 18 से 24 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ठंडा देने के लिए 2 से 5 मिनट काफी होगा। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन 20 मिनट पर्याप्त है। इतना बड़ा टब भरने के बाद तो तर्कसंगत नहीं लगता। और अभी तो आपने जकूजी लगाए हुए हैं, तो जकूजी में आप ऑन कर रहे हो, बढ़िया मसाज हो रही है, तो पॉइंट ही नहीं है कि आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए इतना बड़ा टब भरोगे, सवाल ही नहीं होता। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। मरीज को शीघ्रतापूर्वक टब में जाना चाहिए। परिचायक को टर्किश तौलिए, टर्किश कपड़े से बिना बने दस्तानों से मरीज के शरीर के पैरों की ओर से लेकर ऊपर की ओर मालिश करनी चाहिए। ये मालिश 2 से 5 मिनट तक त्वचा के लाल पड़ने तक करनी चाहिए। ठीक है, एग्री। नीचे से ऊपर तब जब आपका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, ऊपर से नीचे तब जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। तो डिपेंड्स आपका डायरेक्शन क्या है। हर व्यक्ति को नीचे से ऊपर मसाज नहीं चाहिए। इसके बाद मरीज को 30 सेकंड तक नहाना चाहिए, साथ ही अपना सिर धोना चाहिए, फिर उसे जल्दी से अपना शरीर पोंछकर सुखाकर कंबल ओढ़ लेना चाहिए। त्वचा की संवेदनशीलता 15 मिनट से 30 मिनट तक बनी रहती है। यह प्रक्रिया पूरी होने पर मरीज को अपने शरीर ठंडे पानी या ठंडी हवा से बचाना चाहिए। लाभ: 4 तेज बुखार के उतरने में सहायक है। अधिक धूप या गर्मी का शिकार होने पर शरीर द्वारा सूखी जाती है। गर्मी की मात्रा कम करने के लिए तो स्नान करना चाहिए। स्नान करने से रक्तचाप उत्तेजित हो जाती है, इसलिए सोरियासिस रोग, सरीखे, त्वचा संबंधी समस्त प्रकार के विकारों में जिसमें त्वचा पर सूजन नहीं आती है, ये स्नान कराने की सलाह दी जाती है। स्वभाव से स्नान का टॉनिक जैसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये पक्षाघात, मांसपेशियों का क्षय इत्यादि ऐसी तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों संबंधित विकारों का उपचार करने की दृष्टि से उपयोगी है। अत्यंत कमजोर मरीज, हृदय रोग तथा गुर्दे के विकार से ग्रसित मरीजों में यह स्नान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत वीक है व्यक्ति तो बॉडी इमर्शन बात नहीं चल पाएगा। हार्ट पेशेंट, गुर्दे का विकास, थोड़ा थोड़ा देखना है कि बॉडी का कैसा टाइप है। भैया हमारे यहाँ तो 75 साल 80 साल वाले मजे से इमर्शन बात ले रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल इमर्शन बात क्या है? पानी का तापक्रम जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो, तो आपने हल्का सा गुनगुना मिला दिया या हल्का ठंडा मिला दिया और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखा। स्नान की अवधि 10 से 15 मिनट या अधिक। ये स्नान लंबे समय तक किया जाता है क्योंकि इससे पानी का तापमान शरीर के तापमान जितना ही रह जाता है। अनिद्रा के उपचार के लिए यह स्नान करते समय इसकी वृद्धि 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक होनी चाहिए। एक्चुअली ये सही समय लिखा है। आप ठंडा में, गरम दे, न्यूट्रल दे, टाइमिंग 15 से 1 घंटा ही रखते हैं। ठीक है, 15 मिनट से 1 घंटा। बुखार का उपचार करने के लिए यह स्नान 26 से 28 डिग्री तापमान पर होना चाहिए।
4 से पहले मरीज को 1 या 2 गिलास पानी पिलाना चाहिए। इसके बाद उसे सिर पर ठंडा लपेट देकर टब में लेटना चाहिए। स्नान करने के बाद मरीज को जल्दी से अपना बदन पोंछ कर सुखा लेना चाहिए। ये समस्त उपचारों में अत्यंत चमत्कारी है। न्यूट्रल स्नान से त्वचा लिखा है और दोनों की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके अलावा मस्तिष्क में मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पुरानी सूजन, रोमैटिक आर्थराइटिस एवं अन्य पुराने रोगों में स्नान काफी लाभकारी होता है। जब ये स्नान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 से 60 मिनट तक इससे भी अधिक समय तक कराया जाता है तो उसे आम जालंधर रोग के उपचार में भारी मदद मिलती है, जो हृदय या गुर्दे के संबंधी रोगों की वजह से होता है और इसमें अन्य दूसरे इन हाथों का सहारा लेना ठीक नहीं रहता। न्यूट्रल स्नान मल्टीपल न्यूराइटिस, शराब या नशीली दवाओं की लत, न्यूरोपैथीनिया, पुरानी उल्टी, पेरिनाइटिस तथा पेट के पुराने संक्रमण आदि से निपटने में भी सहायक है। इसके दौरान गर्म या ठंडे पानी से उपचार करना वर्जित होता है। ऐसी परिस्थितियों में स्नान प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक कराया जाता है। यह स्नान स्प्राइटिस में उपयोगी होता है। आई डोंट नो प्राइटिस क्या लिखना चाह रहे हैं, भले ही मरीज को पीलिया हो या ना हो। पेरिप्राइटिस ये बदहजमी की वजह से होने वाले विष जो ब्लड में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाता है सीधे, उसमें भी लाभकारी है। एक्जिमा और एक्जिमा लिखा हो सकता है। एक्जिमा और त्वचा संबंधी अन्य विकारों से ग्रस्त मरीजों को न्यूट्रल स्नान नहीं देना चाहिए। ये विकार पानी लगने से और अधिक विकराल रूप धारण कर लेता है। हृदय की कमजोरी तथा न्यूरोस्थीनिया के कुछ मामलों में मरीज को ऐसा स्नान नहीं देना चाहिए। पेज नंबर ये बचा 50। तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को ये खत्म कर देंगे अपन कॉर्नर, फिर हम लोग मट शुरू करेंगे। तो होप सो इस महीने हमें तीन सेशन है वो कंप्लीट करने हैं, तो कृपया बने रहें। अगर लगेगा तो रेगुलर डेली क्लास चलेगी, ऐसी सर से बात हुई है, क्योंकि जून में आपके एग्जाम है, तो मई में हमको सारा एग्जाम खत्म करना है। थैंक यू सो मच, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू मैम, जल्दी मैम। धन्यवाद। एग्जाम कब है जुलाई में होते हैं, अब क्या जल्दी है क्या? हाँ